आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 3/11/2022 को दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में हुआ मिड टर्म की परीक्षा में 7th क्लास का संस्कृत का पेपर। तो अभी हम इस पेपर के सॉल्यूशन को समझेंगे। यह पेपर 3 नवंबर 2022 को हुआ था। 2022 से इस सेशन में हुआ है और लेवल 1 का पेपर है। 2.5 घंटे का पेपर था और 60 नंबर का यह पेपर था। तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम सीधा पेपर की तरफ चल पड़ते हैं, प्रश्नों की तरफ चल पड़ते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। अब हम इस गद्यांश को समझ लेते हैं एक बार। अयम अयम अर्थात यह एक है, एक विद्यालय विद्यालय अस्ति है, यह एक विद्यालय है। अत्र यहाँ पर छात्राः छात्र पठन्ति पढ़ते हैं, लिखन्ति लिखते हैं, च और यहाँ पर छात्र पढ़ते हैं और लिखते हैं। अध्यापक है, अध्यापक तान उनको पाठयति पढ़ाता है, अध्यापक उनको पढ़ाता है यानी कि छात्रों को। और छात्राः छात्र अध्यापकम अध्यापक को पश्यन्ति देखते हैं, छात्र अध्यापक को देखते हैं। ते वे श्यामपटम ब्लैक बोर्ड को, श्यामपट कहते हैं ब्लैक बोर्ड को, अपि भी पश्यन्ति देखते हैं, वे ब्लैक बोर्ड को भी देखते हैं। तत्र वहाँ पर अध्यापक है, अध्यापक शब्दान शब्दों को लिखती लिखता है, वहाँ पर अध्यापक शब्दों को लिखता है। छात्राः छात्र शब्दान शब्दों को अपि भी पठन्ति पढ़ते हैं, तान उनको लिखन्ति लिखते हैं, च और छात्र शब्दों को पढ़ते हैं और उनको लिखते भी हैं। ते वे इतस्ततः इधर उधर न नहीं, पश्यन्ति देखते हैं, वे इधर उधर नहीं देखते हैं अर्थात उनका ध्यान पढ़ाई पर है। ते वे सब शोभनाः अच्छे छात्राः छात्र संति हैं, वे सब अच्छे छात्र हैं। तो यह था हमारा गद्यांश और इस गद्यांश में से हमको प्रश्नों के उत्तर देने थे। पहला प्रश्न हमारा एक पद वाला है, एक पद में उत्तर देने हैं, सिर्फ एक शब्द में। और हमने पहले सैंपल पेपर छात्रों के लिए डाला हुआ था, उसमें बताया था कि जिन छात्रों की संस्कृत कमज़ोर है उनके लिए भी तरीका बताया था हमने कि आपको करना क्या है। प्रश्न के 2-3 शब्दों को गद्यांश की किसी लाइन के अंदर ढूंढ लेना है, विशेष रूप से उन छात्रों को जिनकी संस्कृत बहुत ही कमज़ोर है, जो संस्कृत को अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते, समझ पाते, और उस लाइन को पूरी की पूरी आप उत्तर बनाकर लिख सकते हैं। इसने पूछा ज़रूर है एक पद में, लेकिन अगर आप पूरी लाइन लिख देते हैं और जो हमारा आंसर वाला शब्द है वो आपका उस लाइन के अंदर आ जाता है तो आपका आंसर मान लिया जाता है। तो इसमें नुकसान आपका कुछ नहीं होता, और यदि आप समझ कर करते हैं तो उससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो आइए, पहला प्रश्न है हमारा, छात्रान क्या पाठयति, छात्रों को कौन पढ़ाता है। ये लाइन है अध्यापक है तान पाठयति, तो इसका आएगा अध्यापक है, ठीक है। इसके बाद है अध्यापक है कान लिखते, अध्यापक किसको लिखता है, अध्यापक किसको लिखता है। ये लाइन है अध्यापक है शब्दान लिखती, तो इसका आंसर आ जाएगा शब्दान। पहले का तीसरा है छात्राः कीदृशः सन्ति, छात्र कैसे हैं, इसका आंसर आ जाएगा शोभनाः, अच्छे छात्र हैं। छात्राः कान पठन्ति, छात्र किसको पढ़ते हैं, शब्दान, इसका आंसर आ जाएगा। अब पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन में आपको आंसर लिखना है। तो इसने लिख रखा है केवल एक प्रश्न का उत्तर 2 नंबर का था यह, इसने यानी कि हर एक प्रश्न में आपको एक एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया गया है। जहाँ पर 4 प्रश्न दिए हैं वहाँ 3 करने हैं, जहाँ 2 दिए हैं उनमें से 1 करना है। अगले में भी ऐसे ही हैं, 3 दे रखे हैं तो इनमें से 2 करने हैं। अब दूसरे का पहला है छात्राः कान पठन्ति लिखन्ति च, छात्र किसको पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है कान,
कान की जगह पर हम शब्दान लिख देंगे, बाकी पूरी की पूरी लाइन सेम टू सेम रखेंगे, लास्ट में पूर्ण विराम लगा देंगे। हमारा आंसर बन गया छात्राः शब्दान पठन्ति लिखन्ति च। छात्र शब्दों को पढ़ते हैं और लिखते हैं। अब आ गया ते कम पश्यन्ति, वे किसको देखते हैं। अब दो शब्द आए थे, अध्यापक को भी देखते हैं और श्यामपट को भी देखते हैं। तो इसमें हम दोनों शब्द लिख सकते हैं, अध्यापकम भी श्यामपटम भी, लेकिन किसकी जगह लिखें, कम की जगह पर। यहाँ पर हम लिख देंगे ते अध्यापकम पश्यन्ति या ते श्यामपटम पश्यन्ति, ये हमारा आंसर बन जाएगा। लास्ट में पूर्ण विराम जरूर होता है। अब तीसरा आ गया, तीसरे में है अयम एक है रिक्त स्थान अस्ति। अब दो ऑप्शन थे, विद्यालय पुस्तकालय। क्या बताया गया है गद्यांश में, विद्यालय, तो विद्यालय आ जाएगा। इसमें पूछा है शिक्षक है शिक्षक इत्यस्य, इसका पर्याय पदम किम, पर्याय पद क्या है। अब इसकी एक मोटी सी पहचान हमने बताई है। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसमें पहले शब्द के बारे में पूछा जाता है, या कोई कोमे के अंदर अगर लाइन मिल जाए, जैसे कोमे के अंदर लाइन है, इस लाइन के बारे में। और पूछा क्या जाता है, जो पदम से पहले जो लिखा मिलता है, समझ लो वही चीज़ पूछ रखी है। पदम से पहले क्या लिखा था, पर्याय। शिक्षक का पर्यायवाचक कौन सा है, अध्यापक है। और तीसरा है अध्यापक का शब्दान लिखती, अध्यापक शब्दों को लिखता है। इसमें क्रियापद क्या है, तो क्रियापद 99% क्या होता है, जो हमारी लाइन होती है उसका अंतिम शब्द होता है, तो लिखती आ जाएगा इसका। इसके बाद आ गया अगला प्रश्न। अगले में क्या है, शीर्षक लिखना है इस गद्य के लिए उचित शीर्षक। अब शीर्षक जो टाइटल होता है वो क्या होता है भाई, जो हमारा गद्यांश है वो किस चीज़ के बारे में है, पूरा का पूरा गद्यांश किस चीज़ के बारे में है, आपको वो बताना होता है। तो विद्यालय के बारे में है, तो विद्यालय इसका आ जाएगा आंसर। अब दूसरा प्रश्न बहुत आसान प्रश्न था और 8 नंबर का था। इसमें करना कुछ नहीं था, चित्रों को देखकर आपको शब्द बताने थे, चित्रों को देखकर उनके नाम लिखने थे मंजूषा की सहायता से। अब ये आपको ऑप्शन भी दिए गए थे। दीपक का मतलब, दीपक होता है दिया, पुष्पम का मतलब फूल, पत्रम का मतलब पत्ता, हारा है का मतलब माला या हार। अब इसमें तो आपको इतना तो पता ही लगता है कि क्या क्या है। पहला है दीपक, दूसरा है पत्रम पत्ता, तीसरा है पुष्पम और चौथा है हार है। तो ये इनके सामने आपको लिखने थे। 8 नंबर का बहुत ही आसान प्रश्न था। अब यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में क्या है, मम परिचय। ये जो मम परिचय है रिक्त स्थानों के द्वारा पूरा करना है। अब ये मंजूषा दे रखी है। मंजूषा में है, पहला शब्द है मोदकम, मोदकम का मतलब लड्डू को। पठामी मैं पढ़ता हूँ, आमी जिसके लास्ट में हो उसका मतलब होता है मैं। और सुरेश है, सुरेश है का मतलब सुरेश। और लिपिका का मतलब क्लर्क। तो यहाँ पर है मम नाम, मेरा नाम सुरेश है आ जाएगा पहले में, सुरेश है। अहम सप्तमी कक्षायाम में, 7वीं कक्षा में, इसमें पठामी आएगा। तीसरा है मम पिता, मेरे पिता लिपिक है, क्लर्क हैं। और चौथे में आ जाएगा मह्यम मोदकम रोस्ते, मेरे को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वही शब्द आपको रिक्त स्थान में भरने थे। पहले में सुरेश है, दूसरे में पठामी और तीसरे में लिपिका है, चौथे में मोदकम। तो यह हमारा तीसरा प्रश्न था। इसके बाद चौथा प्रश्न है हमारा। चौथे प्रश्न में क्या करना है, चौथे प्रश्न में आपको धातुओं के लकार और पुरुष बताने थे, धातु बतानी थी। कौन सी धातु है, कौन सा लकार है और कौन सा पुरुष है, वो बताना था आपको। अब इसने उदाहरण दिया है, आसित शब्द में अस धातु है, लंग लकार है और प्रथम पुरुष है। इसी तरह कुर्वंती में क्री धातु आएगी, लट लकार आएगा और प्रथम पुरुष आएगा। इसने वचन नहीं पूछा, इस बात का ध्यान रखें, केवल धातु लकार और पुरुष पूछे हैं। ठीक है। तो गमिष्यति में गम धातु है, लृट लकार है और प्रथम पुरुष है। वसंती में वस धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है। आगच्छत में आ उपसर्ग है और गच्छ धातु है, आ प्लस गच्छ लिखा है हमने। और इसमें लंघ लकार है,
प्रथम पुरुष है। पांचवें प्रश्न में रेखांकित शब्द को आधार बनाकर उपसर्गों का चयन और उपसर्गों के साथ पद का मेल करना था। अब बताना था, क्या पूछ रखा है, विस्मृत है। रेखांकित शब्द के बारे में बताना, इस बात का ध्यान रखें। विस्मृत है, इस पद में क्या उपसर्ग है। अब कुछ छात्र यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर आपको पहले शब्दों को तोड़ने की कोशिश करना चाहिए। अब देखिए, स्मृता है, स्मृता है ऐसा शब्द हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, संस्कृत में भी, और वी, ये स्मृता है शब्द, जो लास्ट वाला शब्द जो पूरा हो गया उससे पहले जो बच गया वो ये उपसर्ग हो गया हमारा, वी उपसर्ग है इसमें। अब आगच्छति है, आगच्छति पद में उपसर्ग बताना है आपको। आगच्छति में आंग उपसर्ग रहेगा। अनुभवसी है, इसमें पद का विग्रह करके लिखना है। अब यहाँ पर अनु अलग है और भवसी अलग है, तो अनु प्लस भवसी आ जाएगा इसका। ठीक है, अनुभव जो विसर्ग होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते, अनुभव कोई विसर्ग नहीं, ओ सॉरी क्या है, उपसर्ग नहीं है। तो अनुभव उपसर्ग नहीं है, अनुभव एक शब्द है अलग से, और उपसर्ग कौन सा है, अनु है। इस बात का ध्यान रखें, उपसर्गों की पहचान आपको होनी चाहिए। अब छठे प्रश्न में आपको क्या करना था, मंजूषा से अंकों के लिए शब्दों को छांटना था, चुनना था, केवल 4 लिखने थे, 4 नंबर का यह कार्य था। यानी कि संख्या जो होती है, गिनती, वो आपको याद होनी चाहिए थी। संख्या पंच 5 को कहते हैं, पंचविंशति 25 होता है, द्वादश 12 होता है, षोडश 16 को कहते हैं, और पंचत्रिंशत 35 को कहते हैं। तो यहाँ लिखी हुई थी 12 का आ जाएगा द्वादश, 25 का आ जाएगा पंचविंशति, 16 का आ जाएगा षोडश, और 5 का आ जाएगा पंच, 35 का आ जाएगा पंचत्रिंशत। इस तरह से आपको ये लिखने थे इनके अंकों के सामने। अब 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में क्या करना है, कुछ हिंदी के शब्द आपको दे रखे हैं, उनकी संस्कृत बतानी है। अब इसके लिए आपको करना क्या था, जितने भी आपके पाठ आपके लगते हैं पुस्तक में, सारे पाठों को बिल्कुल एक एक वर्ड मीनिंग के साथ आपको समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो छात्र एक एक वर्ड मीनिंग के साथ पूरे पाठ को समझ लेते हैं उनके लिए बहुत ही आसान बन जाता है इस तरह का प्रश्न। तो नीचे लिखे गए शब्दों के लिए मंजूषा से चुनकर संस्कृत के शब्द बताने थे। अतिथि सत्कार, इसका बन जाएगा आतिथ्यम। दूसरा है छपाई, छपाई इसका बन जाएगा मुद्रणम। तीसरा है सरलता, सरलता का बन जाएगा रिजुता, सरलता क्या बन जाएगा, रिजुता। और वाणी से इसका बन जाएगा वाचा। तो इनके सामने आपको इस तरह से ये संस्कृत के शब्द लिखने थे। अब आ गया दुर्बुद्धिर विनश्यति। इस पाठ में से, दुर्बुद्धि विनश्यति में से, कछुए वाले पाठ में से आया है। इसमें 3 वाक्य लिखे गए हैं और ये पूछा गया किसने किसको कहा। अधोलिखितानि वाक्यानि, नीचे लिखे गए वाक्य, कह किसने, कम किसको, प्रति प्रति कथयति कहा है, इति लिखत, ऐसा लिखना है। अत्र क्या उपाय है, यहाँ क्या उपाय है, ये बात कौन कहता है, हंसऊ, दोनों हंस कहते हैं, और किसको कहते हैं, कूर्मम प्रति, कछुए के प्रति कहते हैं, पूछते हैं। तो यूयम भस्म खादत, तुम राख खा लो, कौन कहता है, कूर्म है, कछुआ कहता है, किसको कहता है, गांव वालों को, पौराण प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, कौन कहता है, कछुआ कहता है, कूर्म है, और दोनों हंसों कहता है, हंसों प्रति। ये इस तरह से आपको रिक्त स्थान भरने थे, 3 नंबर का कार्य था। 9वां प्रश्न आ गया। 9वें प्रश्न में रमा भाई, पंडिता रमा भाई में से आया है। इस गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं, ये पैराग्राफ है। आपसे सीधे पाठों के प्रश्न नहीं पूछे, बल्कि पाठों का आपको कुछ गद्यांश या पैराग्राफ देकर, श्लोक देकर, उसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर पूछे हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत होती है कि प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाते हैं।
चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। रमा भाई, रमा भाई का मतलब रमा भाई पुत्र या पुत्री, मनोरमा या मनोरमा के साथ सह साथ जन्मभूमि जन्मभूमि महाराष्ट्र महाराष्ट्र को प्रत्यागछत लौट आई। रमा भाई पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौट आई, वापिस आ गई। नारीणाम नारियों के स्त्रियों के सम्मानाया सम्मान के लिए, शिक्षायी शिक्षा के लिए, चह और सा उसने स्वयं अपना जीवनम जीवन अर्पितवती अर्पित कर दिया। उसने नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से, हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम सामने नारी शिक्षा विषय औरतों की शिक्षा के विषय में सा उसने स्वमतम अपना मत प्रस्तुतवती प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारियों की शिक्षा के विषय में उसने अपना मत प्रस्तुत किया। सा वह उच्च शिक्षार्थम उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती इंग्लैंड देश को गतवती गई। तो यहाँ पर आ गया, एक पद में उत्तर देना है। पहला है का कौन पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौट आई। पहली लाइन में से है, देखो पहली लाइन में से है। आपको क्या लिखना था, सिर्फ रमा भाई। और हमने बताया था पहले सैंपल पेपर में, जिस छात्र को प्रश्न समझ में नहीं आता है इस तरह का, तो उनको क्या करना है, 2-3 शब्दों को ढूंढ लो। आप इस प्रश्न के 2-3 शब्दों को ढूंढ लो और उनको गद्यांश के अंदर पैराग्राफ के अंदर मैच कर लो। जिस भी लाइन में 2-3 शब्द आपको मिल जाए तो समझ लो वही लाइन आपकी आंसर बन जाएगी। उस पूरी लाइन को उठा के भी अगर आप प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखते हैं तो वो कोई गलत नहीं होगा, ये पूरी लाइन आपकी आंसर मान ली जाएगी। ठीक है, इसमें नुकसान आपका कुछ नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जो शब्द आपका उत्तर वाला है वो शब्द आना चाहिए बस उस लाइन के अंदर। ठीक है, तो चलिए दूसरा है का साम सम्मान आए, किसके सम्मान और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। अब ये देखिए, नारिणाम सम्मान आए, बिल्कुल सेम टू सेम लाइन है। अगर पूरी लाइन आप लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। आपको करना क्या, 2-3 शब्द ही तो ढूंढने थे। प्रश्नों के 2-3 शब्द ढूंढ कर आप जिस लाइन में मैच करते हैं उस पूरी लाइन को उठा के उत्तर बना दो। तो इसका आ जाएगा नारिणाम। इसका भी पहला शब्द इस लाइन का, इस लाइन का भी पहला शब्द रमा भाई। ठीक है, ये दोनों इसके आंसर आ जाएंगे दोनों प्रश्नों के। दूसरा है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम सामने कस्मिन किस विषय में उसने अपना मत प्रस्तुत किया। तो कस्मिन की जगह क्या आ जाएगा, ये विषय से पहले भाई हंटर शिक्षा आयोग, ये पूरी लाइन चल रही है, पूरी लाइन चल रही है। समक्षम के बाद कस्मिन आ गया और यहाँ पर समक्षम के बाद नारी था, यानी कि नारी हटा दिया, विषय ऐसे का ऐसा है तो नारी शिक्षा हमको लिखना था यहाँ बस कस्मिन की जगह है। ये पूरी लाइन हमारा आंसर थी, या ये पूरी की पूरी लाइन लिख दो आप। ठीक है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं थी, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत थी। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे, समझेंगे, और आशा करता हूँ अभी भी कुछ छात्रों ने अपने पेपर को अच्छा किया होगा। निश्चित रूप से उन छात्रों को लाभ भी मिला होगा, क्योंकि सैंपल पेपर हमने पहले डाल दिया था बनाकर, उसमें सारे बातें बताई जा चुकी थी। दूसरा है सा उच्च शिक्षार्थम कुत्र गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई। ये अंतिम लाइन आपको उत्तर बना के लिखनी थी। सा उच्च शिक्षार्थम कुत्र की जगह इंग्लैंड देशम गतवती की जगह गतवती और पूर्ण विराम, ये इसका उत्तर था। इसके बाद आ गया इसी का प्रश्न है, आयोगस्य, आयोग के इस शब्द में कौन सी विभक्ति है। अब जिसके लास्ट में से मिल जाए उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी आएगा इसका उत्तर। अब यहाँ पर है साउथ शिक्षार्थम, वो पूरी लाइन है गतवती, तो गतवती तक बीच में क्या रह गया, इंग्लैंड देशम। भाई जहाँ प्रश्न समझ में नहीं आता वो पूरी लाइन तो देख लो आप, पूरी लाइन गद्यांश में क्या है, इंग्लैंड देशम लिखा हुआ था तो इंग्लैंड रह गया, इंग्लैंड देशम कर दो। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। सा उच्च शिक्षार्थम, वह उच्च शिक्षा के लिए गतवती गई। इसमें क्रियापद क्या है, और क्रियापद का हमने बताया था भाई, जहाँ क्रिया की बात आ जाए समझ लो लाइन का लास्ट वर्ड है गतवती, ये आ जाएगा। अब आ गया 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में देखो हम पढ़ते हैं क्या है। 10वें प्रश्न में भी आपको इसी तरह से एक श्लोक दिया गया है, श्लोक में से प्रश्न पूछे गए हैं। पहले गद्यांश था, पैराग्राफ था, अब श्लोक आ गया। तरीका वही है, हर एक चीज़ में से प्रश्न पूछे जाते हैं।
नीचे लिखे गए श्लोक को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठ व्यक्ति को, गुरुम गुरु को, च और, अपि भी, मातरम माता को, पितरम पिता को, तथा और। श्रेष्ठ व्यक्ति को, गुरु को और माता पिता को मनसा कर्मणा वाचा, मन से, कर्म से और वाणी से सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम हमेशा। सततम का मतलब लगातार, निरंतर, सदा, हमेशा ही। श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरु की और माता पिता की मन, कर्म और वाणी से निरंतर हमेशा सेवा करनी चाहिए। तो पहला है प्रश्न एक पद वाला, एक पद में उत्तर देना है। हर एक प्रश्न में एक एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलता है। पहला है श्रेष्ठम जन्म, रिक्त स्थान है चापी मातरम सेवेत। ये पहली लाइन पूरी उठा के रख दी, एक शब्द काट दिया, वही आपको लिखना था, गुरुम। ठीक है। दूसरा है मनसा कर्मणा वाचा कदा सेवेत। अब इस लाइन में देख लो, मैच कर लो, कदा की तरह कौन सा शब्द है, कदा की तरह है सदा, तो सदा लिख दो। सततम भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा ठीक ये रहेगा सदा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया मनसा वाचा कर्मणा कान सेवित। मन, वाणी और कर्म से किसकी सेवा करनी चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, कान की जगह हम जिस जिसकी सेवा बताइए उनके नाम लिख देंगे। श्रेष्ठम जन्म, गुरुम मातरम पितरम से, और ये सेवित के बाद पूर्ण विराम। ठीक है, पूरी लाइन हमारी उत्तर बन जाएगी। मन, वाणी, कर्म से श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जिन छात्रों को समझ में नहीं आता इस तरह के प्रश्न, पूरे श्लोक को उठा के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2 लाइन का छोटा सा तो श्लोक है, अगर आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है श्रेष्ठम जन्म, गुरुम चापी मातरम पितरम तथा कथम सेवित। श्रेष्ठ व्यक्ति को, गुरु को और माता पिता को कैसे सेवा करनी चाहिए, मनसा कर्मणा वाचा। कथम की जगह क्या आएगा, मनसा कर्मणा वाचा सेवेत के बाद पूर्ण विराम। ये इसका आंसर था। यहाँ भी आप पूरा का पूरा श्लोक लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों प्रश्नों के उत्तरों में आप दोनों बार ये श्लोक भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है पूर्ण वाक्य में। तो ये उत्तर थे। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न आता है इसी प्रश्न का। इसमें लिखा गया है, दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर को छांट कर लिखिए। कर्मणा, कर्मणा में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें तृतीय विभक्ति आएगी। तो इसमें रहा तृतीय विभक्ति। इसके बाद है निरंतरम। इस शब्द का विलोम क्या है, निरंतर, लगातार। सततम का मतलब होगा लगातार। मातरम, पितरम तथा, इन 3 शब्दों में अव्यय पद क्या है। मैंने कहा था पदम से पहले देख लिया करो, तो पदम से पहले अव्यय लिखा है, अव्यय पूछ रखा है इनमें। इसमें पदम से पहले विलोम पूछ रखा है, तो विलोम पूछ रखा है। अच्छा, विलोम लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ये आपको ध्यान देना चाहिए था, पेपर में मिसप्रिंट था। निरंतर शब्द का विलोम निरंतर लगातार होता है, इसका विलोम नहीं था पेपर में, पर्याय आना था। यहाँ कौन सा आना था, पर्याय, क्योंकि इसका विलोम पैराग्राफ इस श्लोक में आया ही नहीं। इस श्लोक में निरंतर शब्द का कोई, सॉरी, ये जो आपका श्लोक है, इस श्लोक में निरंतरम शब्द का कोई भी विलोम शब्द नहीं आया। इसकी जगह हमने पेन के साथ करेक्शन किया हुआ है। तो यहाँ पर पर्याय लिखना था आपको सततम। माता, मातरम, पितरम तथा, इनमें अव्यय बताना था। तो अव्यय वो होता है जो चेंज नहीं होता, तथा का शब्द तथा ही रहेगा हमेशा, तो तथा आंसर आएगा। इसके बाद फिर से आपका दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ में से आ गया, कछुए वाले पाठ में से कुछ बात बताई है। अधोलिखितम संवादम पठित्वा, नीचे लिखी गई बातचीत को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। कश्चित वदति, कोई कहता है, यदि अयम कुर्म, यदि यह कछुआ, कथम अपि, कैसे भी, निपतति, गिर जाता है, तदा तब, अत्रैव, यहीं पर, पकत्वा, पकाकर, खादिष्यामि, खा जाऊंगा। यदि यह कछुआ कैसे भी गिर जाता है तो यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा। अपरः एवदत, दूसरा कहता है, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे पर जलाकर खाऊंगा। अन्य है कथ्यत, दूसरे ने कहा, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा।
तो कोई कहता है यदि यह कछुआ कैसे भी गिर गया तो यहीं पका कर खाऊंगा, दूसरे ने कहा तालाब के किनारे पर जला कर खाऊंगा, और अन्य ने कहा घर ले जाकर खाऊंगा। तेषाम उनके तद वचनम वैसे वचन श्रुत्वा सुनकर कुर्मः कछुआ क्रुद्धः जाता क्रोधित हो गया। तो ये तो था हमारा पाठ का भाग संवाद के रूप में। अब इसमें से उत्तर देने हैं। सरस तीरे खादिश्यामी, अब कौन सी लाइन थी ये? सरस तीरे, एक शब्द छोड़ दिया, वही रिक्त स्थान में भरना है, रद्दगदु आ जाएगा इसका। अब कुर्मः जाता है, ये था कुर्मः जाता है, एक शब्द छोड़ दिया, वही रिक्त स्थान में क्रुद्धः लिखना था। आसान है, आपको देखना था। अब है पूर्ण वाक्य में उत्तर। अन्य किम अकथ्यत, दूसरे ने क्या कहा? अन्य है कथ्यत, ये लिख दो ना पूरी लाइन, ये उत्तर आ जाएगी इसकी। आपको तरीका आना चाहिए, ढूंढना पड़ेगा आपको। इसी तरह का आपका मार्च वाला पेपर भी आएगा, आपका तरीका पेपर का पैटर्न यही रहेगा। आपको प्रश्न गद्यांश में से, श्लोक में से, पैराग्राफ में से प्रश्नों के उत्तर छांटने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। यह ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल आसान थे, उसी में से आता है सब कुछ। यहाँ पर भी देखिए, पहला प्रश्न हमने बताया था, सरस तीरे वाली लाइन आई थी, उसी का ये था। दूसरी लाइन ये थी, कुर्मः क्रुद्धः जाता है, इसमें क्रुद्ध था। तीसरा अन्य किम अकथ्यत, ये अकथ्यत वाली लाइन इसका आंसर आ जाएगी। दूसरे ने कहा गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, और कह क्रुद्धः जाता है, इसमें भी आप ये लिख देते कुर्मः क्रुद्धः जाता है। अब देखिए, एक लाइन के, इस छोटी सी लाइन के 3 शब्दों के 2 प्रश्न बनाकर आपको दे दिए। एक तो ये भी प्रश्न इसी लाइन में से बन गया, और एक दूसरे का दूसरा भी इसी लाइन का बन गया। तो ये हमारे उत्तर थे। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, खादिश्यामी शब्द में कौन सा लकार है जिसके लास्ट में श्यामी मिल जाए, श्यति श्य, यानी कि श्य, इस तरह के तो उनमें लरित लकार होता है। कच्छप है, इस शब्द का पर्याय क्या था? कुर्म है, कछुआ। खादिश्यामी, इस शब्द के लिए दूसरा शब्द कौन सा प्रयोग किया गया है? भक्षिष्यामी। ठीक है, तो यह हमारा यह प्रश्न था, 11वां प्रश्न। अब 11वें के बाद हमारा 12वां प्रश्न आता है। 12वें प्रश्न में क्या है? रेखांकित शब्दों का आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण करना है। ये आपके पढ़े हुए पाठ के अभ्यास कार्य में से आया हुआ प्रश्न है। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, क्लेश करके आदमी दुखी होता है। तो जो शब्द अंडरलाइन है उस शब्द को सिर्फ चेंज करना है, और पूरी लाइन आपकी सेम टू सेम रहेगी। भाई प्रश्न आपका, इसमें आपको ऑप्शन नहीं लिखना था, इसमें आपको प्रश्न बनाना था, और एक शब्द लिखने से पूरा प्रश्न नहीं माना जाता, आपको पूरी लाइन लिखनी थी। और अब हम क्या करेंगे, कलहम की जगह किम लिख देंगे, किम कृत्वा नरः दुखी भवति, और लास्ट में पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तब जाके हमारा ये प्रश्न माना जाएगा। आपको उत्तर लिखते हुए आलस्य नहीं करना, आपको शॉर्टकट में काम नहीं चलाना। कुछ छात्र क्या करते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्नों में भी सिर्फ ऑप्शन लिख देते हैं और समझते हैं कि पूरे नंबर आ जाएंगे। तो ऐसा ना करें, आगे से ध्यान रखें, पूरी लाइन लिखें, जो प्रश्न में पूछ रखा है उसको पूर्ण रूप से लिखें। इसके बाद है पितरम कर्मणा सेवित, पिता को कर्म से सेवा करनी चाहिए। पितरम की जगह कम आ जाएगा, कम लिखकर कर्मणा सेवित। ठीक है, इनकी जगह पर ये शब्द लिखने हैं। पहले में क्या लिखा था यहाँ? किम। दूसरे में क्या लिखा हमने? कम। ठीक है, तीसरा है आलस्य महारिपोस्माकम शरीर तिष्ठते। आलस्य हम महान शत्रु है और हमारे शरीर में रहता है। तो आलस्यम की जगह क्या आ जाएगा? क महारिपु। इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा प्रश्न बनता है। कौन? सत्यम भ्रूयात, सत्यम की जगह है, इसने अंडरलाइन नहीं किया तो हम अंडरलाइन करके अपने आप बनाने की कोशिश करते हैं। सत्यम भ्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, तो इसमें आ जाएगा किम भ्रूयात। कैसा बोलना चाहिए? किम आ जाएगा इसमें। ठीक है, किम भ्रूयात। छोटा सा प्रश्न ये हमारा बन गया। तो ये हमारा 12वां प्रश्न था। 12वें के बाद हमारा 13वां प्रश्न आता है। 13वें प्रश्न में क्या था? 13वें प्रश्न में था मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए।
एकस्मिन् वने एकः वसति स्म, एक वन में एक रहता था। क्या रहता था? शस्कः, शस्कः आ जाएगा। इस तरह से देखो आप मिला कर देख, एक है शस्कः है। शस्कः कौन होता है? खरगोश का बच्चा। तो तस्मिन्नेव उसी वने वन में एक कच्छपः अपि वसति स्म, उसी वन में एक कछुआ भी रहता था। एकदा एक बार तयोः उन दोनों में प्रतिस्पर्धा जाता, कंपटीशन हो गया, प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता हो गई। तो शस्कः जो खरगोश था धावने दौड़ने में कुशलः आसीत्, कुशल था, निपुण था। खरगोश दौड़ने में, तीसरे में धावने आया है, कुशल था, निपुण था। और कच्छपश्चापि अल्पगति, कछुआ जो है चैमेंज और कछुआ अल्प गति, धीमी गति वाला था। परंतु मार्ग में शस्कः खरगोश सुप्तः सो गया, परंतु मार्ग में खरगोश सो गया। कच्छपश्च और कछुआ अल्प गत्या, मंद गति से, धीमी गति से स्पर्धा में जीता, स्पर्धा को जीत गया, प्रतियोगिता को जीत गया। तो इस तरह से आपको रिक्त स्थान पूरी करके यह छोटी सी कहानी जो है आपको बनानी थी। 3 नंबर का कार्य था। कुछ छात्र क्या करते हैं, उनको समझ में नहीं आता तो वो पूरे प्रश्न को छोड़ देते हैं। मान लो आपके समझ में नहीं आया कि भाई रिक्त स्थान में कौन सा शब्द भरना था, तो वहाँ पर हमको प्रश्न को बिल्कुल छोड़ देना वो बिल्कुल गलत होता है। अगर आपको नहीं भी आता, मान लो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान नहीं आते तो भी आप पूरी के पूरी लिख दो भाई, जितना है उतना तो लिखो, लिखने में आलस्य नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपके रिक्त स्थान के 3 नंबर है, कोई बात नहीं, तो आधा 1 1.5 कुछ नंबर तो आपको मिलेगा ही, कुछ ना कुछ तो अंकों का लाभ मिलेगा यदि आप पूरी की पूरी लिख देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी छात्रों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि हमारे इस मिड टर्म के संस्कृत के पेपर में सिर्फ 13 प्रश्न ही थे और इसी के आधार पर आपका मार्च अप्रैल में होने वाला पेपर भी ऐसे ही आएगा। सभी छात्र इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपने पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हुए अपने संस्कृत विषय की तैयारी करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।